वेलकम डियर फ्रेंड्स। बीएससी पार्ट थर्ड के इस सत्र में मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने लेक्चर नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ अभी तक शेयर किया है। आज मैं आपको एक वीडियो लेक्चर के थ्रू बात कर रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए, उसे सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके सुझाव हों वो सुझाव मुझे आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भेजिए, ताकि इसमें जिस प्रकार के भी सुधार या और जो आप चाहते हैं वैसा कुछ किया जा सके। हम थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आपका तीसरा पेपर है, के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है जिसके बारे में अपन ऐसा सोच सकते हैं कि या तो इसे कहें डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स किस प्रकार से विकसित हुई, या ऐसा कह सकते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कि जो चिर सम्मित हमारी फिजिक्स थी उसमें क्या कमियां रही जिसकी वजह से हमें एक नई फिजिक्स की आवश्यकता पड़ी। मैंने जो पिछले कुछ नोट्स आपको शेयर किए हैं, तो मैं आज का लेक्चर शुरू करूं उसके पूर्व मैं पुराने लेक्चर्स का एक ब्रीफ समरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अगर हम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या लगभग 1875 और 1900 के बीच की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स में दो तीन विषयों को हम समाहित कर सकते हैं। एक जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं, जिसमें गैलीलियो, कोपरनिकस ऐसे बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना काम किया, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसके बाद न्यूटन ने किया। और न्यूटन के गति के समीकरण या इस प्रकार के जो उसके जितने भी नियम हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, उन सब के आधार पर यह तय है कि हम किसी भी कण की गति के बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो जितने भी आपके पुराने वैज्ञानिक थे, गिब्स, केल्विन, इन सब लोगों ने आप करके पूरे सिद्धांत आपके पास रखे। विद्युत और चुंबकत्व के गाउस, कूलाम, एम्पियर, इन सब के सिद्धांतों को आपने पढ़ा है, और उसके अंत में इन सारे सिद्धांतों को एकत्र करके मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पढ़ा है। तो इस प्रकार हम इस स्थिति में थे उस समय, अर्थात 1875 के आसपास, कि ऐसा लगने लगा था और बड़े बड़े वैज्ञानिक ये कहने लगे थे कि फिजिक्स में अब कुछ करने को नहीं बचा है। अर्थात जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को हम अभी जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी या कुछ ऐसे प्रेक्षण प्राप्त हुए जिसने इस सारे विचार को ही बदल दिया, और वैज्ञानिक ये कहने पर मजबूर होने लगे कि शायद हम फिजिक्स में कुछ नहीं जानते। ऐसी जो कुछ घटनाएं हैं, जैसे उस समय के लिए अगर आप देखें, रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई, एक्स किरणों की खोज हुई, तो मैं अभी उन सब के बारे में विस्तार से बात नहीं करके जो हमारे पाठ्यक्रम से सीधे सीधे संबंध रखता है उन्हीं घटनाओं के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली घटना थी ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। आपने चिर सम्मित यांत्रिकी में पढ़ा है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, एक है ऊर्जा संविभाजन का नियम, जिसे हम ड्यूलॉग ऊर्जा संविभाजन का नियम कहते हैं कि प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि के साथ एक ऊर्जा संबद्ध होती है जिसका मान होता है 1/2 KT। के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसके आधार पर अगर विशिष्ट ऊष्मा निकाली जाए तो विशिष्ट ऊष्मा 1 मोल की विशिष्ट ऊष्मा आएगी। उसको अगर अपन टी के सापेक्ष में अवकलन कर दें तो अर्थात तो भी आती है 3K या 3NK, दैट मीन्स 3R, अर्थात ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, जिसे हम कई बार ड्यूलॉग-पेटी का नियम भी कहते हैं। जबकि प्रायोगिक तथ्य इसके विपरीत थे, और प्रायोगिक तथ्यों पर यह पता लगा कि विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर करती है, विशेषकर न्यून तापों पर यह ताप की तीसरी घात के समानुपाती होती है। एक और महत्वपूर्ण घटना जो चिरसम्मित यांत्रिकी के द्वारा नहीं समझाई जा सकी थी वह थी आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
ब्लैक बॉडी आप जानते हैं कि एक ऐसी वस्तु होती है जो सभी तरंग दैर्ध्यों की ऊर्जा उच्च ताप पर विकिरित करती है और न्यून ताप पर अवशोषित करती है। तो इसके द्वारा उत्सर्जित विकिरणों का तरंग दैर्ध्यों के आधार पर अध्ययन किया गया, और जो अध्ययन से जो परिणाम प्राप्त हुए वे परिणाम उस समय के प्रायोगिक तथ्यों पर नहीं समझाए जा सके। उस समय के जो महत्वपूर्ण नियम थे, स्टीफन का नियम, वीन का नियम और रेले जीन्स का नियम, इस चीज़ को समझाने के लिए प्लांक ने 1900 में एक बड़ी क्रांतिकारी परिकल्पना प्रस्तुत की, और उसने कहा कि जो भी ब्लैक बॉडी है वो एक प्रकार के ऑसिलेटर्स से मिलकर बनी होती है, और ऑसिलेटर्स से जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो लगातार न होकर के बल्कि एक निश्चित ऊर्जा या ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होती है। और इस सिद्धांत के आधार पर उसने कुछ समीकरण प्राप्त किए, और वे समीकरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो प्रायोगिक फैक्ट थे उनको पूरी तरह से समझाते थे। इन सब का डिटेल्ड मैथमेटिकल मैंने अपने प्रारंभ के लेक्चर पीडीएफ नोट के अंदर आपको समझा सका है, भेज चुका हूँ, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या रहती है तो आप इस बारे में मुझे अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए हम यहाँ रुकेंगे। थैंक यू, वेलकम।